रिवीजन कराऊंगा चेंज इन पीएसआर का, लेकिन चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में और रिटायरमेंट में, तीनों चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट काम में आने वाले हैं सबका रिवीजन एक साथ कराऊंगा। फिर क्वेश्चंस देखेंगे अपन लोग इंपॉर्टेंट वाले। शुरू कर रहा हूं, ध्यान से इधर देखना। जब भी पार्टनर आपस में रेशो चेंज करते हैं, या बार बार ये बोलूंगा, कोई नया पार्टनर एडमिट होता है या कोई पार्टनर रिटायर होकर चला जाता है, बार बार बोलूंगा ये, तो तीन चीज अगर हो, या तो आपस में रेशो चेंज हो, या कोई नया पार्टनर एडमिट हो, या कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेके चला जाए। अब जो कंसेप्ट बताने वाला हूं वो सेम रहते हैं, फिर जो डिफरेंस है वो बाद में पढ़ाऊंगा कि इसमें ये अलग है, इसमें ये अलग है, लेकिन पहले जो सेम है, क्योंकि 80% कंसेप्ट सेम है। तो क्या होता है, सबसे पहले आपको सैक्रिफाइस या गेनिंग निकालना है। क्या निकालना है? अब तीनों चैप्टर में आपके पास न्यू रेशो भी होगा, ओल्ड रेशो भी होगा। एडमिशन में अगर न्यू रेशो नहीं होगा तो उसके 4 केस बता दिए थे। रिटायरमेंट में न्यू रेशो भी होगा, ओल्ड रेशो भी होगा। चेंज इन पीएसआर में न्यू रेशो भी होगा, ओल्ड रेशो भी होगा। तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग का होता है बच्चों जैसी चीज है। और मैंने आपको ये कहा था कि आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाया करो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। प्लस में आ जाए तो सैक्रिफाइस, माइनस में आ जाए तो गेन। हमने ये पढ़ा है, ठीक है। अब दूसरी चीज हम क्या करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तीसरी चीज हम रिजर्व एंड सरप्लस को आपस में बांटते हैं। चौथी चीज हम एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं। और कैपिटल का क्या करते हैं? अब कैपिटल का एडजस्टमेंट पीएसआर में नहीं दे रखा, सिर्फ किस में दे रखा है, एडमिशन में और रिटायरमेंट। तो इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये 4 चीज तो चारों जगह काम आएगी, जिसमें से ये तो पढ़ाई दी मैंने। क्या करा इसके, इसमें क्या पढ़ाऊं तुम्हें? सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। सिंपल सा लॉजिक है। पहले अगर मुझे मिलते थे 5 रुपए और अब मिलते हैं 6 रुपए, तो मैं गेन कर रहा हूं। और पहले मुझे मिलते थे 5 रुपए और अब मुझे मिलते हैं 4 रुपए, तो मैं क्या कर रहा हूं, सैक्रिफाइस कर रहा हूं। कभी भी रेशो चेंज होता है तो एक सैक्रिफाइस करता है, एक। कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, नया पार्टनर गेन करता है। कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है तो जो जा रहा है वो सैक्रिफाइस करेगा, और जो बचे हुए हैं वो यूजुअली गेन करते हैं, ठीक है। जो बचे हुए हैं वो क्या करते हैं, गेन। एडमिशन में और रिटायरमेंट में उल्टा हो जाता है। एडमिशन में क्या है कि अगर नया आएगा, तो मैं आपको एग्जांपल देता था, जो केक 3 लोगों में बंटता था वो अब 4 लोगों में बटेगा, तो आप क्या करोगे, सैक्रिफाइस करोगे। लेकिन रिटायरमेंट में आप छोड़ के चले जाओगे, तो आप 3 थे और अब आप 2 रह गए, तो जो केक 3 लोगों में बंटता था वो अब 2 लोगों में बटेगा। तो रिटायरमेंट में आप यूजुअली गेन करते हो, और इसमें एडमिशन में आप यूजुअली सैक्रिफाइस करते हो, ठीक है। तो ये गेनिंग सैक्रिफाइस में कुछ बताने जैसा नहीं है। सीधे आ जाते हैं अपन मेन टॉपिक पे, गुडविल। गुडविल कैसे वैल्यू करते हैं, सामने देखो। गुडविल आपने एडमिशन में भी निकाली है, रिटायरमेंट में भी निकाली है, और पीएसआर में तो निकाली ही निकाली है। गुडविल के पूरे फॉर्मूले इस चार्ट में समाये हुए हैं, अच्छे से सुनते जाना। 3 मेथड है। पहला मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरे का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरे मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। सामने देखो, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मेथड ये कहता है कि आपने अपने बिजनेस में पुराने सालों में जितना भी प्रॉफिट कमाया है सबका एवरेज कर लो और उसे मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से। किससे मल्टीप्लाई कर दो? गुडविल आ जाएगी। मतलब अभी मान लो पिछले 5 सालों में मैंने प्रॉफिट कमाया है 1 लाख का, 1.5 लाख का, 170 का, 180 का, ऐसे 5 साल का मेरा प्रॉफिट है। तो आप उस पूरे 5 साल के प्रॉफिट को प्लस करो और 5 साल से डिवाइड करो, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आया 1.5 लाख रुपया। तो आप यहाँ एवरेज प्रॉफिट कितना ले लो, 1.5 लाख। हालांकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना है वो अभी बताऊंगा। 1.5 लाख ले लो, इनटू करो इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज, NYP। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि गुडविल जो बेच रहा है वो श्योरिटी दे रहा है कि आप मेरी गुडविल से कम इतना पैसा कमाओगे 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक। मान लो वो श्योरिटी दे रहा है 4 साल की, तो नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया, 4 ईयर। तो 1.5 लाख इंटू 4, योर गुडविल इज 6 लाख। अब अगर कोई गुडविल को बेच ही ना रहा हो, जैसे अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें कोई गुडविल को बेच थोड़ी रहा है। इस चैप्टर का नाम है चेंज इन पीएसआर, इसमें सिर्फ रेशो चेंज हो रहा है। एडमिशन, इसमें सिर्फ नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो इसमें तो कोई गुडविल बेच ही नहीं रहा। तो हमें वो क्वेश्चन में ही दे देता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ले लेना, 4 ले लेना। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में गुडविल तभी निकाली जाती है जब आप उसे किसी को सोल्ड करो। और यही बात मैंने गुडविल के फीचर में भी पढ़ाई थी कि गुडविल ऐसे ही नहीं निकाली जाती, बैठे बैठे बोर हो रहे गुडविल निकाले। गुडविल सिर्फ कब निकाली जाएगी, जब आप अपना एंटायर बिजनेस क्या करो, किसी को सेल करो। जब तक आप अपना एंटायर बिजनेस किसी को सेल नहीं कर रहे तब तक आपको गुडविल निकालने की जरूरत नहीं है। समझ गए बराबर। अब एक चीज ये आती है कि हम
और उलझा हुआ है क्या है? जब हम अपना बिजनेस किसी को सेल कर ही नहीं रहे तो फिर हमें गुडविल क्यों निकालनी? अभी मैं अपना बिजनेस चला रहा हूं अच्छे से, 3 पार्टनर है, तो बैठे बैठे ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि मैं गुडविल निकालूं? बिजनेस किसी को सेल करेंगे तो गुडविल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैं उससे उस गुडविल का पैसा मांगूंगा कि भैया मैं ये कोचिंग 12 साल से चला रहा हूं, अब मेरे बाद तू भी चलाएगा तो तुझे ये कोचिंग से 3 साल तक फायदा होगा, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, 4 साल तक फायदा होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4। बट जब मैं किसी को बेच ही नहीं रहा हूं तो गुडविल निकालनी क्यों? तो उसका लॉजिक सुनो। जब भी रेशो चेंज होता है तो कोई पार्टनर क्या करता है? सेक्रीफाइस करता है। जो सेक्रीफाइस करता है वो ये कहता है कि बरसों से जो मेरा रेशो चला आ रहा था, अब आपने एकदम से रेशो चेंज कर दिया तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और मैं तो नीचे आ गया, तो मैं अपना रेशो चेंज नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये कंपनी को, इस फर्म को बनाने में मैंने पूरा मेहनत लगाई अपनी, और जब ये फर्म अच्छी हो गई, गुडविल अच्छी हो गई, तो तुमने एकदम से रेशो चेंज कर लिया, और रेशो चेंज करके तुम्हें तो गेन हो गया और मुझे क्या हो गया? सेक्रीफाइस हो गया। सब रेशो कम था, उस समय गुडविल नहीं थी, आज जब गुडविल हो गई, फर्म का नाम बन गया, तो मेरा रेशो चेंज कर दिया तुमने, ये तो गलत है, क्योंकि चेंज हर किसी को एक्सेप्ट नहीं हो पाता। एग्री करते हो इस चीज से? इतना आसान नहीं है। जैसे आज हम 12 साल से कोचिंग चला रहे हैं, हमारा रेशो इक्वल है, अब 12 साल बाद 13वें साल में हम ये बोले कि चलो मेरा रेशो बढ़ा देता हूं, मैं बोलूं मेरा बढ़ाना है, तो मुर्सा सर और अब्दुल्ली सर को इतनी जल्दी पचेगा नहीं है बात। और सेम वाइस वर्सा, कि अगर मुर्सा सर ऐसा बोले, अब्दुल्ली सर ऐसा बोले, तो मुझे भी ये पचेगा, क्योंकि ये इतनी डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं है। किताब में तो पढ़ लेते रेशो चेंज कर लिया, मान जाएगा क्या कोई? 10 साल से कोई कोचिंग चल रही है, 10 साल से कोई फॉर्म चल रही है, बोले रेशो चेंज कर लो, क्यों कर लो? 10 साल पहले जब डीड बनाई थी उसमें रेशो लिखा हुआ था, तो इसलिए गुडविल निकाली जाती है, ताकि जो गेन कर रहा है उससे पैसे ले लो और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे दे दो। और कितना दो? गुडविल के प्रोपोर्शन में। बोलो कितना दो? गुडविल के प्रोपोर्शन में। जैसे आज गुडविल आई हमारी 5 लाख, कितनी आई? 5 लाख। और मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशो 1/5 है, तो 5 लाख का 1/5 कितना हुआ? 1 लाख। तो 1 लाख मुझे दे दो, तो मैं खुशी खुशी सेक्रीफाइस कर लूं। अब 5 लाख ही थोड़ी आएगी, 100 करोड़ आ जाए भले गुडविल, तो 100 करोड़ के हिसाब से मिलेगा। 1 लाख आए तो 1 लाख के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो ये लॉजिक है गुडविल निकालने का। बट अगर आपसे कोई वाइवा में पूछे तो ये बात या जरूर बात याद रखना, गुडविल सिर्फ एंटायर बिजनेस किसी को सोल्ड करते हैं तो ही निकलती है। ऐसे एडमिशन फेडमिशन में गुडविल निकालने की जरूरत नहीं। अगर आप लोगों का बिजनेस बढ़िया चल रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, रेशो भी चेंज नहीं हो रहा, कुछ ऐसी बात नहीं है, तो आप गुडविल मत निकालो। क्यों जबरदस्ती गुडविल निकालना? गुडविल निकालना कोई ऐसे, और वैसे भी आप निकाल भी लोगे तो मैंने आपको कहा था गुडविल अगर आपने निकाल भी ली तो उसे आप बुक में शो नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है और उसे बुक में शो नहीं कर सकते। बुक में सिर्फ परचेज गुडविल शो करते हैं। क्या शो करते हैं? तो अगर मैं ये कोचिंग किसी से खरीदता और उसे गुडविल के 1 करोड़ रुपए देता, तो मैं वो 1 करोड़ किताब में दिखा सकता हूं, अभी इस गुडविल कितनी है मेरी कोचिंग की, उसे मैं बुक में शो एकदम सीधा बैठ बेटा, एकदम सीधा बैठ, निर्भय सीधा बैठ। ठीक है, तो गुडविल निकालने का लॉजिक तो ये हुआ कि रेशो चेंज हो रहा है तो गेनिंग पार्टनर से ले लो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे दो। ठीक है, समझ गए? अब कैसे निकलेगी मेथड? नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला, जितने भी टोटल प्रॉफिट है उसको टोटल ईयर से डिवाइड करो। टोटल प्रॉफिट कितने होंगे? 5 साल, 6 साल, 7 साल क्वेश्चन में गिवन होगा। यूजुअली आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन करे 5 साल से ज्यादा का एवरेज नहीं करा आपने। एक आया था जिसमें 7 साल था, बाकी सब में कितने साल आते हैं? 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, सबका एवरेज कर लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसमें ट्विस्ट भी बता देता हूं। एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा करा था जिसमें ऐसा लिखा हुआ था गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो हमें एवरेज नहीं लेना था, टोटल लेना था। याद आ रहा है तुम्हें? तो उसमें 3 साल के प्रॉफिट दे रखे थे, हमने तीनों को टोटल करा था लेकिन एवरेज नहीं किया। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज का खास ध्यान रखना। बोलो, क्वेश्चन की लैंग्वेज का खास ध्यान रखना। एवरेज करने को बोले तो ही एवरेज लेना, टोटल बोले तो टोटल लेना, फिर एवरेज करने की जरूरत नहीं। ये हो गया। अब एवरेज प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करना है, वो अभी 2 मिनट बाद बताता हूं। नंबर 1। नंबर 2, सेकंड मेथड ये कहता है कि अगर आप गुडविल देनी है तो सुपर प्रॉफिट पे दो, एवरेज पे मत दो। इसमें मैंने तुम्हें जोधपुर का एग्जांपल देके समझाया था। क्या समझाया था? कि आज अगर मान लो जोधपुर वाला 25 रुपए में अपनी कचौरी बेचता है, 30 रुपए में बेचता है, जितने में बेचता है और बढ़िया कमाता है। अब वही कचौरी अगर एक नॉर्मल ठेले वाला बेचेगा तो वो 25 रुपए 30 रुपए नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी उतनी गुडविल नहीं है। लेकिन क्या वो ठेले वाला फ्री में दे देगा कचौरी? 15 रुपए तो वो भी लेगा ना। तो सवाल ये उठता है कि गुडविल के जोधपुर वाला 10 रुपए ज्यादा लेता है, क्या पूरे 25 वो गुडविल के ही लेता है? क्या 10 रुपए ज्यादा लेता है? ये एक्सेप्टेबल है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड ये कहता है कि गुडविल उसी पोर्शन पे निकालो
जो आपने एक्स्ट्रा कमाया है, पूरे एवरेज प्रॉफिट पे गुडविल क्यों निकाल रहे हो? तो इस फॉर्मूला, इस मेथड का फॉर्मूला ये है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर। तो इधर भी रहेगा, नंबर ऑफ ईयर इधर भी रहेगा, लेकिन यहाँ एवरेज की जगह क्या जाएगा बच्चों? और सुपर का फॉर्मूला है एवरेज माइनस नॉर्मल। बोलते रहो एवरेज माइनस नॉर्मल। डिवीजन तुम्हारा हो रहा है एवरेज माइनस नॉर्मल। मैंने इसको ऐसा समझाया था कि एवरेज वो है जो जोधपुर वाला कमा रहा है, और नॉर्मल वो है जो थैले वाला कमा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं थैले वाले से जाके पूछूं कि भाई तू कितने कमा लेता है, वो बोलेगा 2 लाख रुपए। और जोधपुर वाले से बोलूं तो गया मैं 5 लाख रुपए कमाता हूं। भैया 5 लाख अगर जोधपुर वाला कमा रहा है तो थैले वाला भी 2 लाख तो कमा ही रहा है, तो 5 लाख में से 2 लाख हटा दो तो सुपर कितना हुआ? तो इस मेथड में गुडविल कितने पे निकलेगी? 3 लाख। ना कि कितने पे निकलेगी? ना कि फॉर्मूला दोनों में सेम है, एवरेज प्रॉफिट इनटू सुपर प्रॉफिट इनटू, और सुपर कैसे निकलेगा? और नॉर्मल कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैसे निकलेगा? सुन रहे हो सामने? ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला एसेट माइनस आउटसाइड। कैपिटल एम्प्लॉयड का नाम में ही फॉर्मूला है। जैसे आपने मुझे बोला सर आपने इस कोचिंग में कितनी कैपिटल एम्प्लॉय करी, एम्प्लॉयड कितनी लगाई, तो मैं कहूंगा देखिए एसेट ये सब जोड़ ले, क्योंकि जब लगाया था तब तो पैसे लगाए थे, लेकिन वो पैसे तो अब एसेट में बदल चुके हैं। जैसे अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे तो वो 1 लाख का बेसी आ गया है, 2 लाख रुपए लगाए थे तो उसका ये बोर्ड आ गया है, तो पैसे थोड़ी है, अब मेरी कैपिटल क्या है? एसेट। तो सारी मेरी कोचिंग की संपत्ति जोड़ ले और जितनी पैसे मेरे को आउटसाइडर को देने हैं वो माइनस कर दे, बचा हुआ मेरी कैपिटल है। तो अगर आज ये कोचिंग को मैं बेच दूं और सारी एसेट बेच के 10 लाख आए और मुझे नीचे से मनमोहन जी को 2 लाख देने और किसी को कुछ नहीं देने, तो 10 में से 2 हटा लो, 8 हमारे ही तो है। तो ये कैपिटल का फॉर्मूला बन गया, एसेट माइनस आउटसाइड। एकदम लॉजिकली सुनते जाना, एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो ये एक फॉर्मूला और है इसका, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी बताऊंगा तो कैपिटल और रिजर्व ही तो बचेगा, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। जैसे इधर देखो, अगर मेरी इधर एसेट का टोटल आता 10 लाख और मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट आता 2 लाख, तो कैपिटल आती 8 लाख, तो 10 में से 2 हटाऊंगा तो भी तो 8 ही आएगा, तो सीधे 8 ही उठा लो। तो कैपिटल उठाऊंगा तो भी 8 आएगा और 10 में से 2 हटाऊंगा तो भी, एकदम सुन रहे हो बराबर? तो कैपिटल एम्प्लॉयड के कितने फॉर्मूले हैं? 2 फॉर्मूले, एक एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी और एक कैपिटल प्लस रिजर्व। आगे बढ़ू, ये कैपिटल आएगी। अब मेरे धंधे में कैपिटल है 8 लाख और मेरी धंधे की रेट है 10% नॉर्मल रेट, तो 8 लाख का 10% कितना हुआ? तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ? एवरेज कितना था मान लो 4 लाख, तो 4 में से 80 जाएगा, तो नॉर्मल का फॉर्मूला भी बता दिया, एवरेज का तो इधर ही बता दिया था। एवरेज का क्या है? टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल, ये तो यही बता दिया था। तो एवरेज यहाँ आएगा, एवरेज में से नॉर्मल जाएगा, सुपर आएगा, सुपर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? नंबर ऑफ ईयर। यहाँ एवरेज को किससे करोगे? अब दोनों में से कौन से मेथड से गुडविल निकालनी है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये क्वेश्चन में। आगे बढ़ू, एवरेज से निकलेगी या नॉर्मल से निकलेगी? अब तीसरा मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड, बराबर सुनना, ठीक है? कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड ये कहता है कि आप एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो, उसे नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई मत करो, कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज कर दो मतलब आप ये कह रहे हो ना कि एवरेज प्रॉफिट 5 लाख है तो 3 साल के लिए है, 4 साल के लिए, ऐसा क्यों कह रहे हो? 3 साल 4 साल जिंदगी भर का है, वो तो गुडविल तो जिंदगी भर की है। तो ये कह रहा है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन, कि अगर आपकी नॉर्मल रेट 10% है तो ये 10 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? डिवाइड बाय 10 इंटू 100। सेम ऐसे ही सुपर प्रॉफिट अगर आपका 80,000 है तो ये 10 की वैल्यू है, तो पूरे 100 की वैल्यू कितनी होगी? डिवाइड बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 100। उल्टा फॉर्मूला लगाए, रेट अपॉन 100 नहीं है, क्या है? यहाँ पे भी बस यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना है और यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना। रीजन यहाँ देखो, जब मैं यहाँ पे गुडविल निकाल रहा हूँ एवरेज प्रॉफिट से, तो एवरेज प्रॉफिट अगर मेरा धंधे का 5 लाख है और मैंने इंटू 100 अपॉन रेट करा तो 50 लाख आया, तो ये 50 लाख मेरी गुडविल नहीं है, ये मेरी वैल्यू ऑफ बिजनेस है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मैंने सिर्फ गुडविल से नहीं कमाया था, मैंने धंधे में कैपिटल भी लगाई। तो अगर मैंने धंधे में 20 लाख रुपए लगाए और आज मेरी वैल्यू ऑफ बिजनेस 50 लाख है, तो 50 में से मैं 20 हटा दूं तो गुडविल सिर्फ कितनी है? 30 लाख। लेकिन सुपर प्रॉफिट मैंने पूरा गुडविल की वजह से कमाया है, तो इसको मैं 100 अपॉन रेट करूंगा तो डायरेक्ट क्या आ जाएगी? गुडविल। ये लॉजिक मैंने उस समय दिया था तुम्हें कि जब हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं तो वैल्यू ऑफ बिजनेस आती है। बोलो क्या आती है? वैल्यू ऑफ बिजनेस। उसमें कैपिटल भी शामिल है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मैंने सिर्फ गुडविल की वजह से नहीं कमाया। आज जोधपुर वाला तुमसे 25 रुपए ले रहा है तो सिर्फ गुडविल के 25 रुपए ले रहा है, हाँ, वो उसमें कुछ डाल के नहीं देता, कचोरी में गुडविल डाल के देता है,
हाँ खा लो इसको, ठीक है, ये रही गुडविल, कहाँ है, ये रही, ठीक है। तो वो 25 रुपए अपनी कैपिटल भी उसमें जुड़ी हुई है, उसकी लेबर की मेहनत, उसकी मेहनत, सब कुछ जोड़ जाड़ के 25 रुपए का फिगर बनता है। उसमें 15 रुपए उसके मटेरियल के होंगे, प्रॉफिट के होंगे, और 10 रुपए एक्स्ट्रा होंगे जो वो हो सकता है गुडविल के ले रहा हो। तो बिजनेस में जो प्रॉफिट आता है, एवरेज प्रॉफिट, वो आपके कंबाइंड एफर्ट की वजह से आता है। तो उसको जब आप कैपिटलाइज करोगे तो वो गुडविल नहीं है, उसमें से क्या हटानी पड़ेगी, जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा वो क्या है, गुडविल। लेकिन जब आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हो तो वो सीधे क्या आ जाती है, गुडविल, क्योंकि सुपर प्रॉफिट आपने सिर्फ किसकी वजह से कमाई थी, गुडविल की ही वजह से कमाई थी। किसकी वजह से कमाई थी, ये इतना क्लियर होगा तो आगे बढ़ूंगा। कितने मेथड पढ़ा दिए, 3 मेथड। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन। लर्न कर लो। यहाँ देखो एवरेज प्रॉफिट में क्या करना है, सारे साल के प्रॉफिट होंगे, सबको क्या करना है, प्लस, और ईयर से डिवाइड, एवरेज आ जाएगा। एवरेज को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करना है, एवरेज में से पहले नॉर्मल हटाना है, एवरेज में से फिर सुपर आएगा, और नॉर्मल निकालने के लिए क्या करना है, पहले कैपिटल लेना है इनटू रेट अपॉन 100। 100 अपॉन रेट नहीं है, और कैपिटल कैसे निकलेगी, एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी या फिर कैपिटल प्लस रिजर्व। अब जो कैपिटलाइजेशन मेथड है वो कहता है कि आप सीधे गुडविल निकाल लो, उसमें नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई मत करो। तो उसमें अगर एवरेज प्रॉफिट से निकालोगे तो एवरेज इंटू 100 अपॉन रेट, सुपर से निकालोगे तो सुपर इंटू 100 अपॉन रेट। लेकिन एवरेज में डायरेक्ट गुडविल नहीं आएगी, वैल्यू ऑफ बिजनेस आएगी। क्या आएगी, ये वर्ड याद रखना, क्या आएगी, इसमें से कैपिटल हटानी पड़ेगी तो क्या आएगी, गुडविल, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट आपके कंबाइंड रिजल्ट से आता है, सिर्फ गुडविल से नहीं आता। ठीक है, आज इस कोचिंग में अगर मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है तो सिर्फ गुडविल से नहीं आ रहा। गुडविल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेकिन सब कुछ नहीं है। तुम यहाँ बैठ रहे हो, इस लोकेशन का भी फर्क होगा, ये फर्नीचर का भी फर्क होगा, ये एसी का भी फर्क होगा, ये बोर्ड का भी होगा, ये सब एसेट मिलकर फिर मेरी मेहनत मिलकर इस क्लास को भर पाती है। सिर्फ एक गुडविल से काम नहीं चलता, सब चीजें लगानी पड़ती है। बिजनेस में कैपिटल भी लगानी पड़ती है। तो एवरेज प्रॉफिट इज रिजल्ट ऑफ योर कंबाइंड एफर्ट, बट सुपर प्रॉफिट इज रिजल्ट ऑफ योर गुडविल। दैट्स व्हाई सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके डायरेक्ट क्या आ जाती है, गुडविल, लेकिन एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल नहीं आती। और इन दोनों से आंसर भी क्या आता है, सेम आता है। यहां तक हो गया। अगली स्लाइड। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं पीएसआर में, एडमिशन में और रिटायरमेंट में क्या क्या करना पड़ता है। पहला, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरा, गुडविल निकालनी पड़ती है। गुडविल कौन से मेथड से निकालनी है ये क्वेश्चन में दिया है, लेकिन ये वो गुडविल है जो मैं निकाल रहा हूं, इसको बुक में दिखाना नहीं है, क्योंकि एज 26 बोलो, गुडविल दिखाने से मना करता है। ये कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेट। ये मैं किसी से परचेज करके ये मैं खुद वैल्यू करता हूं। अगर हमारी बुक में ऑलरेडी कोई गुडविल अपीयर है तो उसे तो राइट ऑफ कर देनी है। ये वो गुडविल है जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, कैलकुलेट। लेकिन अगर कोई गुडविल बुक में क्या हो, अपीयर हो, वो भी बताऊंगा मैं रिजर्व वगैरह में, उसे क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना। सामने देखते रहना प्लीज, सामने देखते रहना, जरा सा भी कंसंट्रेशन हिलना नहीं चाहिए। अब जो आप एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करोगे उसमें आपको ये 4 एडजस्टमेंट करने हैं। एक्चुअली क्या है कि जब आप गुडविल निकालते हो और उसमें जो आप एवरेज प्रॉफिट लेते हो तो आपने बिजनेस में जहां जहां से पैसा कमाया आपने सब चीजें प्रॉफिट में ले ली। आपने वो प्रॉफिट भी ले लिया जिसका गुडविल से कोई लेना देना ही नहीं था। जैसे अगर मेरा एवरेज प्रॉफिट 5 लाख है, उसमें 1 लाख रुपए मेरी लॉटरी की इनकम है। मेरे को लॉटरी लग गई थी और 1 लाख रुपए मैंने ड्रीम 11 पे टीम बनाई थी और मेरी टीम सक्सेसफुल हो गई थी और मुझे 1 लाख रुपए मिले थे। तो ये तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, लेकिन वो 1 लाख रुपए मेरे बीसीसी के खाते में ही आए थे क्योंकि मैं बीसीसी के अकाउंट से लॉगिन कर रहा था, टीम बना ली मैंने, मेरा तुक्का चल गया, 1 लाख रुपए मेरे बीसीसी के खाते में आ गए। अब प्रॉफिट है वो तो मैंने ले लिया प्रॉफिट। लेकिन क्या ये मुझे बार बार होता है? नहीं। क्या ये गुडविल की वजह से हुआ है? इतना अच्छा पढ़ाते हो आप, 1 लाख की लॉटरी तो बनती है, ऐसे कहा ड्रीम 11 वालों ने मुझे मेल कर नहीं। तो इस 1 लाख का गुडविल से कोई लेना देना नहीं है, तो हम इसे गुडविल में से हटा देंगे। तो रूल बना, एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करते हैं,
सेम ऐसे ही अगर एबनॉर्मल लॉस होता, जो लॉस मुझे बार बार नहीं होता, जैसे आग लग जाती, कुछ हो जाता, तो उसे क्या करते? ऐड करते। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट लेस होगा, एबनॉर्मल लॉस ऐड होगा। सुन रहे हो पीछे? थ्री मस्केटियर्स, ठीक है। अब ये एबनॉर्मल लॉस क्या होगा? ऐड होगा, और एबनॉर्मल प्रॉफिट लेस होगा। दो एडजस्टमेंट और करने पड़ेंगे हमें गुडविल में। जब हम गुडविल निकाल रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हम आगे की बात कर रहे हैं कि आप मेरे प्रॉफिट से 3 साल कमाओगे, 4 साल कमाओगे आगे, तो आप मेरे प्रॉफिट से आगे 4 साल तक कितना कमाओगे? तो आगे 4 साल में कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी हो सकते हैं, और आगे 4 साल में कोई एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। तो गुडविल निकालते वक्त फ्यूचर में कोई सेविंग होने वाली है, उसे ऐड कर दो, और फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होने वाला है तो उसे लेस कर दो। इसका बेस्ट एग्जांपल, आज अगर मान लो मैं गुडविल खरीद रहा हूँ, ये सिमरिता की, इसका बिजनेस खरीद रहा हूँ, और ये अपने बिजनेस में एक अकाउंटेंट रखती है। क्योंकि मैं खुद एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ तो मुझे अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं है, तो ये अपने अकाउंटेंट को 10,000 रुपये सैलरी देती है, तो इसकी सैलरी हो जाती है 1,20,000, वो मेरी सेविंग हो जाएगी। तो जब मैं इसका एंटायर बिजनेस खरीदूंगा, फिर अपनी लाइन रिपीट करूंगा, गुडविल निकलती ही कब है? जब आप किसी का एंटायर बिजनेस खरीदो, अदरवाइज बैठे बैठे गुडविल, तो ये रूल भी उसके हिसाब से बने हुए हैं। कायदे से आपके चैप्टरों में तो ये रूल लग ही नहीं रहे, क्योंकि आप किसी को एंटायर बिजनेस सेल नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ गुडविल क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि आपका रेशो चेंज हो रहा है, या कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, या कोई पार्टनर रिटायर हो गया, आप अपना बिजनेस किसी को सेल, इसीलिए ये गुडविल जो हम निकालते हैं, फिर रिपीट करूंगा, इसे हम बुक में शो नहीं करते, क्योंकि ये हमने किसी को पे नहीं करी है, तो हम हमारी कन्वीनियंट के लिए निकाल रहे हैं बस। तो हम अब सिमरिता वो जो अकाउंटेंट को 1,20,000 देती थी, वो मैं तो नहीं दूंगा, तो मेरे लिए सेविंग हो गई, तो वो 1,20,000 में क्या कर दूंगा? प्लस। अब वाइस वर्सा, अब ये अकाउंटेंट नहीं रखती थी, मैं रखूंगा, तो वो एक्सपेंस हो गया, तो क्या हो जाएगा? कुछ एग्जांपल दे दिए थे मैंने तुम्हें एबनॉर्मल गेन के, जैसे लॉटरी की इनकम, एसेट बेचने पे प्रॉफिट हुआ, और ये सबसे कॉमन था, सबसे इसके अंडरस्टैंड क्वेश्चन थे, एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज, आप एक्सपेंस को एसेट मान लेते हो, वो भी एबनॉर्मल लॉस है। क्या है वो? एबनॉर्मल लॉस। क्या है? एक्सपेंस को एसेट माना जाता है क्या? और एक्सपेंस को एसेट मानने से प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, क्योंकि आपने सॉरी हाँ, एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज एसेट, ठीक है, तो वो एबनॉर्मल गेन होगा। उल्टा बोल गया मैं कि आपने एक्सपेंस को क्या मान लिया? एसेट मान लिया। जैसे आज अगर मान लो मैंने ट्रैवलिंग का एक्सपेंस किया, तो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस करने से मेरे 50,000 रुपये खर्च हुए, और वो ट्रैवलिंग के एक्सपेंस को मैंने मोटर व्हीकल अकाउंट में डाल दिया। भाई कहाँ डाल दिया? तो मोटर व्हीकल तो एसेट है, तो खर्चे को आपने क्या मान लिया? एसेट मान लिया। तो खर्चे को एसेट मानने से प्रॉफिट आपका ज्यादा आया होगा, क्योंकि आपने खर्चे को रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो अब आपको प्रॉफिट में वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा, तो ये लेस करना पड़ेगा। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन क्या होता है? लेस होता है। और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? ऐड होता है। अब लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अब उल्टा कर लो, ठीक है, मैंने एसेट को एक्सपेंस मान लिया। आज जैसे मान लो मैंने मोटर कार खरीदी, तो मैंने कहा कि भैया ये उसको बोला वर्षा को, वर्षा एंट्री चढ़ा देना, अपन ने कार खरीदी है, ठीक है, तो उसने क्या करा, वो 2 लाख रुपए खर्चे में डाल दिए, और उसने लिख दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस। मैंने कहा ये तो कार है, इसको तो एसेट में दिखा, ट्रैवलिंग में क्यों दिखा दिए? तो 2 लाख रुपए उसने एसेट में दिखाने की बजाय ट्रैवलिंग में दिखा दिए, तो 2 लाख से मेरा नेट प्रॉफिट, तो मुझे वापस से, तो इसलिए एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है, एबनॉर्मल गेन। तो ये 2 के क्वेश्चन सबसे ज्यादा किए थे, याद आ रहे हैं? एक्सपेंस को क्या मान लो, और एसेट को क्या मान लो? इसके ऊपर डेप भी लेना है। फिर क्या लेना है? जब मैं एसेट को एक्सपेंस मान लूंगा, तो मैंने उसके ऊपर डेप भी नहीं लिया होगा, तो डेप क्या करना है? लेस करना है। और जब मैंने एक्सपेंस को एसेट मान लिया होगा, तो उस पर मैंने डेप लगा दिया होगा, जबकि लगाना नहीं था, तो डेप वापस से ऐड करना है। तो एक में डेप ऐड होगा और एक में डेप लेस होगा। याद आ रहा है? आराम से जब ये क्वेश्चन आए ना, ठंडे दिमाग से लाइन वापस पढ़ना, अंग्रेजी में कंफ्यूज मत हो जाना। वो ऐसे ही लिखेगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस ट्रीटेड एज मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल ट्रीटेड एज ट्रेवलिंग एक्सपेंस। पढ़ लोगे? अंग्रेजी आती है बराबर, कोई गलती नहीं चाहिए, कोई गलती बराबर। खूब क्वेश्चन किए भर भर के इसके, और अभी फिर प्रैक्टिस के लिए और करेंगे, ठीक है, गलती मत करना बिल्कुल। तो एबनॉर्मल लॉस क्या होगा? ऐड होगा, और एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? लेस होगा। ये एडजस्टमेंट हमें एवरेज प्रॉफिट में करना है। एक टेस्ट में मेरे को याद आ रहा है, एक पागल जाहिल गवार बच्चे ने ये एडजस्टमेंट नॉर्मल प्रॉफिट में कर दिए थे। किस में कर दिए थे? अभी हाथों हाथ बता ही दूं,
नॉर्मल में कुछ नहीं करना, कैपिटल इनटू रेट, खत्म। सब किस में करना है? और थोड़ी कॉमन सेंस यूज करो। जो मैंने बिजनेस में कमाया है वो एवरेज प्रॉफिट ही तो है। तो एबनॉर्मल लॉस अगर मैंने कहीं जोड़ा होगा, घटाया होगा, तो प्रॉफिट में करा होगा। नॉर्मल तो मैंने सिर्फ इसलिए निकाला है ताकि मैं पता कर सकूं कि मेरा सुपर प्रॉफिट कितना है। नॉर्मल थोड़ी कमाया मैंने मेरे बिजनेस से कौन सा प्रॉफिट कमाया? एवरेज। या ऐसा बोलूं, मेरा प्रॉफिट कौन सा है? एवरेज है। नॉर्मल तो मैंने एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, देखने के लिए कि मैं ज्यादा कितने कमा रहा हूं। जो कुछ है वो एवरेज है। जो मेरे बुक ऑफ अकाउंट से निकला है वो प्रॉफिट कौन सा है? एवरेज है। तो एडजस्टमेंट भी किस में होंगे? ये बात समझा पा रहा हूं मैं? एक बार फिर बोलता हूं, जो मेरे बुक ऑफ अकाउंट से प्रॉफिट जनरेट हुआ है ना, वो एवरेज प्रॉफिट है। मैंने तुम्हें पढ़ाया, जो भी मेरा 5 साल 10 साल में जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ वो मेरा एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल तो कुछ है ही नहीं, ये मैंने थोड़ी कमाया है, ये तो पूरी इंडस्ट्री कमाती है। तो मैं कंपेयर कर रहा हूं कि मैंने ज्यादा कितना कमाया। हाँ, नॉर्मल कुछ है ही नहीं, तो नॉर्मल में कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। किस में करना है एडजस्टमेंट? एवरेज में। और नॉर्मल आ जाएगा सीधे कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। फिर बोल रहा हूं, कैपिटल कैसे आएगी? एसेट माइनस। नक्श कर लेना दिमाग में, ये चार्ट पूरा हो गया। पूरा कितने मेथड पढ़ा दिए मैंने तुम लोगों को? 3, और तीनों मेथड में एवरेज प्रॉफिट के एडजस्टमेंट भी हो गए। तो हम लोग जब भी रेशो चेंज होता है, कोई नया पार्टनर एडमिट होता है या कोई पार्टनर, तीनों में पढ़ा रहा हूं ये, तो हम पहले क्या करते हैं? सैक्रिफाइस और गेनिंग निकालते हैं, फिर गुडविल निकालते हैं, फिर रिजर्व, और फिर रिवैल्यूएशन। ये 2 बचे। पॉज करिएगा इसे। टेक्नोलॉजी के भी अपने फायदे बेटा, तू यूज तो कर कुछ, कब तक ऐसी रहेगी? चलो अगला। तो जब भी कोई पार्टनर रेशो चेंज करेगा या एडमिट होगा या रिटायर होगा, तो हमें कितनी चीजें करनी है? 5 चीजें। पहले सैक्रिफाइस गेनिंग निकालना है, निकाल लिया। फिर गुडविल का वैल्यूएशन कर लिया। अब तीसरा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस को भी क्या करना है? एडजस्ट करना है, बुक से हटाना है। तो उसमें मैंने 2 केस बताए थे, सुन ले बेटा सुन ले। तुम्हारी हंसी छुपती थोड़ी है, आगे ही बैठते हो। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें 2 बातें बताई थी मैंने। व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व एंड व्हेन पार्टनर्स। तो पहले जैसे गुडविल का लॉजिक समझा कि गुडविल वैसे निकालते कब है? जब एंटायर बिजनेस किसी को सोल्ड करे। फिर भी अभी गुडविल निकाल रहे हैं हम, क्योंकि रेशो चेंज हुआ है, तो वो नाटक करेगा कि मेरा रेशो चेंज हो गया, ये वो। रिजर्व में भी सेम लॉजिक है। आपने जो रिजर्व कमाए थे वो पुराने समय में कमाए हैं, उस समय रेशो पुराना था, आज रेशो चेंज हो गया। तो आज अगर आप रेशो बांटोगे तो नए में बटेगा, और पहले बांट देते तो पुराने में बटता। तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो फिर रोएगा कि मेरा रेशो तो कम हो गया, और जो गेन कर रहा है वो खुश होगा कि मेरा रेशो बढ़ गया। तो इसलिए रिजर्व को भी आज ही बांट दो। तो रिजर्व बांटने की एंट्री बड़ी सिंपल, जितने भी रिजर्व होंगे वो क्या होंगे? याद है ना ये तो। और नीचे क्या आएगा? कौन से रिजर्व होंगे? जनरल रिजर्व, P&L, कंटिजेंसी रिजर्व, WCR, IFR, कोई भी रिजर्व हो, रिजर्व क्या होंगे? डेबिट। और नीचे क्या आएगा? और ये एंट्री होगी इस चैप्टर में कि एडमिशन रिटायरमेंट तीनों में? सब में बोलो, सब में। सारे चैप्टरों में रिजर्व किस रेशो में बांटे जाएंगे? और रिजर्व बांटने की एंट्री भी यही रहेगी, सारे रिजर्व ऊपर आएंगे, नीचे और लॉस में रिवर्स हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल टू लॉस। अब लॉस कौन से होंगे? या तो P&L का लॉस है, या एडवर्टीजमेंट में लॉस है, या गुडविल अगर बुक में अपीयर है तो लॉस नहीं है वो, नहीं तो वो बुक में अपीयर है तो उसे राइट ऑफ करनी है, तो उसे भी राइट ऑफ करने हैं। तो आपको राइट ऑफ करनी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। एडवर्टीजमेंट राइट ऑफ करने पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट। P&L डेबिट बैलेंस है तो लॉस है, और क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट। नॉर्मल सिर्फ P&L दे रखा है तो प्रॉफिट है, लॉस होगा तो वो बोलेगा बराबर, लॉस होगा तो बोलेगा। ये रिजर्व बढ़ गए, लॉस बढ़ गए, रिजर्व बढ़ गए, लॉस बढ़ गए। अब कई पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वो रिजर्व को बांटना नहीं चाहते। पार्टनर ये चाहते हैं कि यार इतने मेहनत से इतने सालों में रिजर्व कमाए हैं, उसे क्यों बांटे? रिजर्व हमारी बैलेंस शीट की, यार घर चल जाओ यार, तुमने पढ़ रखा हो, घर चल जाओ।
और आगे मत बैठा करो अगर ये फालतू हरकतें करनी हो तो। अबे इतना खींच के मारूंगा ना, सारी हंसी निकाल दूंगा, अभी 32 से बाहर आ जाएगी। पॉज कर दो इसे। कुछ पार्टनर्स का ये मानना होता है कि रिजर्व जो होते हैं वो बैलेंस शीट को सुंदर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। आज हमने बरसों से जनरल रिजर्व दिखा रखे थे, P&L दिखा रखा था, प्रॉफिट दिखा रखे थे। तो कोई बैंक से लोन लेने जाते हैं और वो बैंक ये देखता है कि हमारे पास इतने रिजर्व है तो लोन जल्दी मिल जाता है, इतनी बढ़िया चीज़ होती है, ठीक है। तो क्यों बांटे उसको? इतनी मेहनत कर करके जनरल रिजर्व बनाया, इतनी मेहनत कर करके कंटीजेंसी रिजर्व, आज का तो है नहीं है, 10 साल 12 साल 15 साल से इकट्ठे कर रहे हैं तो जाके रिजर्व बनाए, क्यों बांटे इसे? जस्ट बिकॉज के रेशो चेंज करके तो रिजर्व बांट दे। तो कुछ पार्टनर का ये मानना है कि एक काम करो, जैसे गुडविल में गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करी थी ना, इसमें भी यही कर दो। जो गेन कर रहा है उससे पैसे ले लो और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको दे दो, रिजर्व को छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कब होगा? जब क्वेश्चन में बोले। अगर वो क्वेश्चन में बोले पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ये लाइन लिखी हुई आएगी। क्या लिखी हुई आएगी? तो फिर आपको एंट्री करनी है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस, फिर रेशो लगाना ही नहीं है। फिर क्या करनी है? गेनिंग पार्टनर टू। अब उसमें मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा दूं। मान लो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व होंगे 1 लाख के, मान लो क्वेश्चन में कंटिजेंसी रिजर्व होगा 2 लाख का, क्वेश्चन में P&L में भी रिजर्व होगा 1 लाख का, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होगा, मतलब लॉस होगा। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस है तो उसे क्या कर दो? माइनस। मान लो 50,000 है, ठीक है। अब आपका ये नेट बैलेंस आ रहा है कितना? 3.5 लाख का। और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग मान लो 2 ही पार्टनर है, ए और बी। ए गेन कर रहा है और बी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एंट्री हो जाएगी A to B, और दोनों का गेनिंग सेक्रीफाइसिंग मान लो 1/10, तो 3.5 लाख इंटू 1/10, 0 से 0 काट देना। एंट्री कितने से करना? 35,000 से। फिर बोल रहा हूँ, चौथी बार बोल रहा हूँ, ये तब करोगे जब ये लाइन लिखी हुई है पार्टनर। अब अगर ये लाइन लिखी हुई ना होती तो फिर हम रिजर्व बांटने की एंट्री करते। क्या एंट्री करते हैं? जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व टू पार्टनर, और लॉस की रिवर्स करते हैं, पार्टनर टू P&L, पार्टनर टू P&L। और वो एंट्री गेनिंग रेशियो में नहीं होती, सेक्रीफाइसिंग में नहीं होती, वो एंट्री ओल्ड रेशियो। वो किस में होती? तो मतलब हम 2 की जगह एक ही एंट्री कर देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री। और अभी इसमें अगर और भी चीजें होती तो उसके लिए भी हमें कोई एंट्री नहीं करनी, लेकिन उसके लिए लाइन लिखी भी आएगी, पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। ये हमारा ट्रीटमेंट नंबर 3 हो गया। अब इसमें मैंने तुम्हें 2 स्पेशल रिजर्व भी बताए थे। क्या बताए थे? एक WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक IFR। और आपको याद आ रहा होगा PSR में, एडमिशन में और रिटायरमेंट में, तीनों के अंदर एक एक क्वेश्चन भी किया था इसका, तीनों में था। फिगर सब, मतलब फिगर शायद अलग होगी, बाकी पूरा पैटर्न सेम था। तो अभी देख लो बराबर से, WCR और IFR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये 2 ऐसे रिजर्व होते हैं जो किसी स्पेशल पर्पस से बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? तो दीज आर नॉट एंटायरली फ्री रिजर्व, ये पूरी तरीके से फ्री रिजर्व नहीं है। इनको किसी पर्पस से बनाया गया। जैसे वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए WCR बनाया गया है कि किसी भी वर्कमैन को काम के दरमियान कहीं पे चोट आ जाए तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमने ये WCR नाम का रिजर्व बनाया है। अब इसमें केस बनते हैं 3। मान लो पार्टनर को कुछ लगी ही नहीं, कोई क्लेम ही नहीं है, तो फिर ये फ्री रिजर्व है, पूरा बांट दो WCR टू पार्टनर। किस रेशो में? सेम। लेकिन अगर किसी पार्टनर को लगी, चोट आई, तो क्वेश्चन में उसका क्लेम गिवन होगा। तो हमें देखना है कि वो क्लेम रिजर्व से ज्यादा है या क्लेम रिजर्व से कम है। अगर मान लो क्लेम रिजर्व से कम है तो एंट्री होगी WCR टू क्लेम टू पार्टनर। मान लो आपने रिजर्व बना रखा था 1 लाख का और पार्टनर को लगी तो उसमें क्लेम आया 20,000 का, तो 1 लाख में से क्लेम में कितने डाल दो? 80 अभी भी फ्री है, तो वो 80 पार्टनर किसमें डाल दो? 80 किसमें डाल दो? अब वाइस वर्सा, क्लेम ज्यादा होता है रिजर्व से। तो अगर आपका रिजर्व था 1 लाख का, लेकिन आपके जो पार्टनर को लगी उसका क्लेम आया 1.5 लाख का, तो WCR में 1 लाख डालो, क्लेम में 1.5 लाख डालो, क्योंकि उसे लगी 1.5 लाख है। तो उसको ये थोड़ी बोल सकते हैं कि मेरे पास तो रिजर्व 1 लाख है, 1 लाख ही ले ले। वो बोलेगा भाई 1 लाख लेके क्या करूंगा, मेरे तो कितने की बिल आया है मेडिकल का? 1.5 का। अब आपके रिजर्व, अगर आपने रिजर्व 20 रुपए का बना रखा होता तो मैं 20 रुपए ले लेता क्या आपसे? आपके रिजर्व बनाने से मुझे क्या मतलब? जब क्लेम कम था तो मैंने कम लिए ना आपसे, अब क्लेम ज्यादा है तो ज्यादा दो।
आपके रिजर्व से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो पार्टनर बोलेंगे बात तो सही है। तो एंट्री होगी WCR में 1 लाख, क्लेम में 1.5 लाख, और जो 50,000 है वो रिवैल्यूएशन में जाएंगे। क्योंकि कभी भी कोई लायबिलिटी बढ़ती है या कोई लायबिलिटी या कोई एसेट बढ़ती है या कोई एसेट, तो उसका एडजस्टमेंट इस चैप्टर में रिवैल्यूएशन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? ये सिर्फ इस चैप्टर में कि एडमिशन रिटायरमेंट में भी? सब में एसेट और लायबिलिटी के एडजस्टमेंट किसके थ्रू होंगे? बढ़ो आगे। तो एंट्री हो गई WCR, रिवैल्यूएशन टू क्लेम, और अब ये जो रिवैल्यूएशन है ये ओल्ड पार्टनर में बटेगा, तो ओल्ड पार्टनर टू रिवैल्यूएशन, खाता खुल के बंद हो गया। ये WCR के 3 केस, नो क्लेम, और व्हेन क्लेम इज लेस देन द रिजर्व, और व्हेन क्लेम इज मोर देन। अच्छा, अगर क्लेम रिजर्व के बराबर हो तो एक चौथा केस भी बन जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अभी जैसे WCR में 1.5 लाख डाला और क्लेम भी 1.5 का है, तो क्लेम में 1.5 डाल दो, फिर पार्टनर में कुछ भी, क्योंकि पार्टनर को पैसा तभी मिलेगा जब हम क्लेम पूरी तरीके से मीट आउट करेंगे। क्लेम मीट आउट नहीं हुआ तो पार्टनर को कुछ भी, मतलब एक तरीके से बोलो पार्टनर का क्लेम सेकेंडरी है, वर्कमैन का क्लेम प्राइमरी है। उसे देने के बाद कुछ बच गया तो पार्टनर को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है एकदम। ठीक है, देखो एक एक एंट्री ढंग से लॉजिक से समझोगे, कौन सी चीज़ क्यों डेबिट हो रही है, कुछ भी नहीं है। जो चैप्टर को पढ़ने में 1-1 महीना लगता है ना, उसका रिवीजन 2-2, 3-3 घंटे में हो जाता है, अगर तरीके से पढ़ रहे हो तो। अकाउंट सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है, शर्त यही है पढ़ा ढंग से हो। एक मेरे को किसी ने कोई वीडियो भेजी, पता नहीं वर्षा ने भेजी, वर्षा ने, तो वो एक एंट्री करनी थी, शायद ये रिजर्व में बांटना था, तो उसमें वो कह रहे कंटिजेंसी रिजर्व को C दे दिया, एक को R दे दिया, और इस एंट्री का न्यूमेरिक बना दिया CRPP ABBB, जने क्या, मैं पागल हो गया। तो वर्षा ने भेजा मेरे को, देखो सही है, देखो ये अकाउंट्स ऐसे, उसमें आ रहे 5,000 व्यू, 20,000 लाइक। मैं बोली क्या पागलपन है, ये कोई क्या है? तो अभी अरे आज ये भी कर ले यार, 20,000 व्यू, 5,000 लाइक बस। तो भाई क्योंकि तुम्हारे सामने क्या पूरा समुंदर खुला पड़ा है, तो ऐसी आड़ी टेढ़ी चीज़ों के चाले में मत आ जाना। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने अकाउंट्स पढ़ी है, जैसे पढ़ी है वैसे ही पढ़ना। ठीक है, ये बाउले बने अकाउंट्स भी कोई रटने की, इसका न्यूमेरिक बनता है ABBB CGPB। ठीक है, कोई सी चीज़ डेबिट क्यों हो रही है, क्रेडिट क्यों हो रही है, पता होना चाहिए। उसके लिए वो न्यूमेरिक बना दी, इसको C रख दो, इसको R रख दो, इसको P रख दो, ऊपर से गिरा है, नीचे आया, ऊपर से गिरा। एक बच्चे को यहाँ बुला दिया, बोला तो ये इसका ये नाम है, ये ऊपर से गिरा है तो ये डेबिट होगा। मैं कहा क्या होगा, पागल हो गया मैं तो, क्या कर रखा है ये। तुम क्रैश हो जाओगे बीच में से। ठीक है, कंसेप्ट क्रैश हो रहे थे उसमें। खैर चलो, तो बच्चों सुनो, सिंपली बिल्कुल सिंपल, क्यों रिजर्व बट रहे हैं? क्योंकि आपने पुराने समय में कमाए हैं, बटने चाहिए थे पुराने रेशो में, और आज रेशो चेंज हो गया है, तो हम इसको ओल्ड रेशो में बांटना चाह रहे हैं ताकि जिसका हक है उसे पूरे रिजर्व मिल जाए। लेकिन कोई पार्टनर ये भी चाहता है कि नहीं, हमें तो रिजर्व अभी नहीं बांटने, हम तो बाद में बांटेंगे, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रेटरी। WCR हो गया। अभी ये बोर्ड आएगी ना लाइट तो वापस। अब WCR के अंदर मैंने तुम लोगों को बता दिया 3 केस बनते हैं। अब IFR की बात करते हैं। यहां देखो सामने IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या नाम है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये कहता है कि आपने कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, लैंड में, बिल्डिंग में, गोल्ड में, सिल्वर में, किसी में भी किसी में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, एंड आपको लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बार बार फ्लक्चुएट हो रही है, तो मैं उस फ्लक्चुएशन की भरपाई करने के लिए रिजर्व आज ही बना रहा हूं, ताकि कल अगर आज मान लो मैंने 1 लाख का कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो गिर के 80 पे आ जाए, तो 20,000 की जो गिरावट है वो मैं कंपनसेट कर पाऊं, मेरे पास इतना रिजर्व होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या बना रखे हैं, इन्वेस्टमेंट के रिजर्व लगा रखे हैं। ये वापस वही खुल जाएगा ना। हाँ,
ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के क्या बना रखे हम लोगों ने, रिजर्व बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं, रिजर्व बना रखे हैं। तो ये दूसरा रिजर्व है मेरा। आईएफआर की तो बात कर ली, अब अरे डब्ल्यूसीआर की बात कर ली, अब किसकी बात करेंगे, तो ये रिजर्व मैंने इसलिए बनाया ताकि मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई गिरावट आए तो मैं उसे क्या कर सकूं, उससे कंपनसेट कर सकूं। सामने देखो जरा, अब इसमें पहला केस बनता है नो रिडक्शन, जब कोई वैल्यू में कोई गिरावट नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में, ओल्ड रेशो, क्योंकि कोई गिरावट ही नहीं आई। अब मैंने 1 लाख का गोल्ड खरीदा था, अभी भी 1 लाख ही है, तो ये जो रिजर्व मैंने बना रखा है ये फालतू है, बांट दो, तो एंट्री हो जाएगी आईएफआर टू रिजर्व बांटने की एंट्री, तो पता है ये रिजर्व ऊपर पार्टनर्स कैपिटल नीचे, ठीक है, ओल्ड रेशो में। अब अगर मान लो रिजर्व में गिरावट आई, अरे इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई, तो जैसे वहां पे रिजर्व बनाया था वर्कमैन को पे करने के लिए, यहां रिजर्व बनाया इन्वेस्टमेंट के लिए, तो एंट्री हो जाएगी वहां WCR था, यहां क्या आ जाएगा, आईएफआर। और इन्वेस्टमेंट में जितनी गिरावट आई है टू इन्वेस्टमेंट, और जो बच जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपने आईएफआर 1 लाख का बनाया था और इन्वेस्टमेंट में 20,000 की गिरावट आई है, तो 1 लाख इन्वेस्टमेंट में 20, 80 किस में बच जाएंगे, किस रेशो में, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात सुन लो, जो इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई है, नवाज कोई डाउट है बेटा, फर्स्ट वाली में तो कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन में तेरे को 1 लाख का आईएफआर दे रखा है और नीचे ये बोला है नो रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में कोई रिडक्शन नहीं है, तो पूरा 1 लाख तेरे लिए फ्री रिजर्व है, और रिजर्व बांटने की एंट्री आईएफआर टू पार्टनर्स, कुछ करना ही नहीं है। मतलब ये मान ले कि अगर इसकी जगह कंटीजेंसी रिजर्व होता, जनरल रिजर्व होता, तो क्या एंट्री होती, वही यहाँ पे हो गई। अब सेकंड वाले में है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट आई कितने से, 20,000 से, और आपने रिजर्व कितने का बना रखा था, 1 लाख, तो आप एंट्री करोगे आईएफआर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इन्वेस्टमेंट 20,000 और 80 पार्टनर में बांट दोगे। अब 20,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट आई, ये कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू भी गिवन होगा और मार्केट वैल्यू भी गिवन होगा। बैलेंस शीट में उसकी बुक वैल्यू है 1,20,000 और नीचे उसकी मार्केट वैल्यू है 1 लाख, तो 20,000 से इन्वेस्टमेंट, तो पता लगा सकते हो आप। अब इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो इन्वेस्टमेंट बढ़ भी सकती है, क्या हो सकती है, यहाँ पे तो क्या था, जो रिडक्शन था वो कम था, एक केस और बनेगा इसमें रिडक्शन ज्यादा होता, तो फिर रिवैल्यूएशन खुल जाता। जैसे आईएफआर अकाउंट डेबिट 1 लाख, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो गिरावट आ रही है वो 1,20 की है, तो इन्वेस्टमेंट में डालो 1,20 और 20 से क्या खोल दो, रिवैल्यूएशन। एक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1 लाख, सुनना बराबर 1 लाख, और नीचे बोला है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 20,000, कितनी है, 20,000, तो गिरावट कितने से आई, 80, कितने से आई, 80,000। अब मैं आईएफआर को चेक करूंगा तो आईएफआर में 80 है ही नहीं, आईएफआर में तो 60 ही है, तो आईएफआर में डालो 60, इन्वेस्टमेंट में डालो 80 और 20 से क्या खोल दो, और इसको वापस, जो अकाउंट डेबिट से खुला है वो क्रेडिट से, सिंपल है। 3 केस हो गए, पहला केस गिरावट ही नहीं आई, दूसरा गिरावट आई लेकिन रिजर्व से कम थी, तीसरा गिरावट आई और वो रिजर्व से, ये चार्ट सब बने हुए ना कॉपी में तुम्हारी, और लास्ट इस बार इन्वेस्टमेंट कम नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ भी सकती है, इसलिए WCR में कितने केस थे, 3, यहाँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सीधा बैठ, एकदम सीधा बैठ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी सकती है, ठीक है। अच्छा देखने के लिए देखते इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, बढ़ भी सकती है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि एसेट बढ़ती है तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू, फिर रिवैल्यूएशन टू, आईएफआर तो यूज में ही नहीं आया क्योंकि वैल्यू कम ही नहीं हो रही, तो आईएफआर में जो पैसा पड़ा हुआ है वो पार्टनर्स में बांट दो, आईएफआर टू ओल्ड पार्टनर। हमने आईएफआर बनाया था गिरावट के लिए, गिरावट तो आई नहीं बल्कि उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ गई। और अभी मैंने बोला 2 मिनट पहले, एसेट में कोई भी इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीज होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, तो वो निपटारा किस अकाउंट से होगा, रिवैल्यूएशन। वैसे P&L से होता है, अगर मैं तुम्हें पार्टनरशिप ना पढ़ा रहा होता, कोई और चैप्टर पढ़ा रहा होता, तो वो किससे होता, P&L, क्योंकि सारे प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस गेन
सब कुछ किसके थ्रू होता है? P&L के थ्रू। लेकिन इस चैप्टर में हमने एक नया नाम जाना जिसका नाम है, और बताना भूल गया अभी रिवीजन में, पहले तो बता रखा है कि रिवैल्यूएशन का एक नाम और होता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। याद है? रिवैल्यूएशन का एक नाम और होता है क्या? तो एग्जाम में कभी P&L एडजस्टमेंट बनाने को है मतलब क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन। ये 4 केस हो गए, 3 तो सिंपल थे, एक ये वापस सुन लो। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट आने की बजाय इंक्रीमेंट भी आ सकता है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो क्या होगी? इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, फिर रिवैल्यूएशन टू ओल्ड। लेकिन इसमें IFR तो कहीं आया ही नहीं, और ये रिजर्व ही कौन सा है? IFR, तो उसको बांट दो IFR टू ओल्ड। ये आपका एक और चीज हो गई। कितनी चीज बताई मैंने तुम्हें? 4। जब भी पार्टनर का रेशो चेंज होता है, या कोई एडमिट होता है, या कोई रिटायर होता है, तो पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकलता है, फिर गुडविल का वैल्यूएशन होता है, फिर रिजर्व बांटे जाते हैं, और अब चौथी और आखिरी चीज रिवैल्यूएशन। एक होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लेकिन वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो चौथी और आखिरी चीज रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में चार्ट खोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता ही है। रिवैल्यूएशन की सिंपल एंट्री है। आप सबको एसेट और लायबिलिटी के रूल पता है, ठीक है? एसेट बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट। कम होती है तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। तो एसेट का रूल पता है, लायबिलिटी का रूल पता है, एक तरफ क्या जाएगा? रिवैल्यूएशन। जैसे एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, तो फर्नीचर बढ़ेगा तो आप एंट्री करोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन। सेम ऐसे ही स्टॉक कम हो रहा है तो एसेट कम होती है तो क्रेडिट होती है, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। ठीक है, तो एसेट बढ़ेगी तो क्या होगी? डेबिट। सबको पता है, एक एक बच्चे को पीछे तक पता है ये बात। एसेट बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट, तो एक तरफ रिवैल्यूएशन आ जाएगा। सेम ऐसे ही लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट, एक तरफ रिवैल्यूएशन आ जाएगा। ये हो जाएगी एंट्री। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज भी बता दूं रिवैल्यूएशन की। एक तो स्टॉक बढ़ रहा है, फर्नीचर कम हो रहा है, फलाना डिमोगा है, तो सिंपल है, आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी, मान लो ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन का केस है, तो एक क्वेश्चन भी करेंगे अभी अपन, ठीक है? आज मतलब आज नहीं कल, लेकिन पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बता दूं रिवैल्यूएशन की। जैसे मैं तुम्हें बोलूं फर्नीचर 10,000 से अंडर वैल्यू है, तो अंडर वैल्यू है मतलब वो ऑलरेडी कम है, आप और कम मत कर देना, आपको उसे बढ़ाना है। तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। वेरी गुड। क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एग्जांपल वगैरह देके समझाया था मैंने आपको। अंडर वैल्यू का मतलब क्या है? आपने अपनी दुकान में माल को क्या कर रखा है? अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू मतलब अभी जैसे मान लो मैं ये मोबाइल लेके आया, अब मैंने ये मोबाइल दुबई से खरीदा मान लो, अब दुबई की वैल्यू कम थी, मतलब दुबई में सस्ती मिलती है चीजें, तो मैंने अपनी किताब में इसको 12,000 में दिखा रखा है। सिमरिता ने बोला अरे सर पागल हो गया आप, 12 का थोड़ी है, गिरी से गिरी हालत में आप मेरे को दो ये फोन, मैं आपको 15,000 ला के दूंगी। मैं कहा यार मैंने तो दुबई की रेट से दिखा रहे, तो सर इंडिया में तो इंडिया की रेट से बिकेगा, दुबई की रेट से थोड़ी बिकेगा। तो मैंने अपने ही मोबाइल को क्या कर रखा था? तो सिमरिता ने कहा सर 3,000 रुपए बढ़ाओ इसके, आप गलत दिखा रखी है आपने वैल्यू, तो मैं 3,000 से कम करूंगा कि बढ़ाऊंगा? तो एंट्री हो जाएगी मोबाइल टू रिवैल्यूएशन। एकदम समझ में आ रही है सबको? अब अंडर की जगह कई बार ओवर भी हो जाती है। अब मैंने ये मोबाइल यहां से खरीदा था, ठीक है, 20,000 में, और इसकी मार्केट वैल्यू गिर गई, तो मैंने अभी भी 20 दिखा रखा है। फिर सिमरिता आई, सर 20 कौन देगा इसके आपको, ये मोबाइल आप फ्लिपकार्ट खोलो 12,000 में मिल रहा है। मैं कहा क्या? हाँ खोलो, अभी खोलो मेरे सामने। तो जब नया ही 12 में आ रहा है तो आपको पुराने के 20 कौन देगा? तो 8,000 से आपने ओवर वैल्यू कर रखा था, तब आप उसको कम कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन टू मोबाइल। क्या हो जाएगी? यहां देखो, यहां तो एसेट को अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू करना, कम करना बढ़ाना, लायबिलिटी को कम करना बढ़ाना। अब आपको बोला है प्रोविजन मैंने 1200 का बना रखा था, और नीचे बोला है प्रोविजन 1800 का बनाना है, तो 600 से प्रोविजन बढ़ाना पड़ेगा, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। क्या होगी? रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। मैंने दे रखा है आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 5,000 का, और नीचे बोला है आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल फॉल बाय 1,000, तो 1,000 से कम हो गए, तो एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल टू रिवैल्यूएशन। रूल याद रखना बस, एसेट का रूल और लायबिलिटी। लास्ट चीज आज के लिए, अब जैसे ही रिवैल्यूएशन आप बना लोगे तो हो सकता है या तो डेबिट ज्यादा आए या क्रेडिट। डेबिट ज्यादा आए तो नुकसान है, और क्रेडिट ज्यादा आए तो प्रॉफिट। ये नुकसान और प्रॉफिट भी आपको पार्टनर्स में बांटना है, और एंट्री वही होगी। रिजर्व बांटना है तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर, लॉस बांटना है तो पार्टनर टू रिवैल्यूएशन।
रूल वही लगेगा, ओल्ड रेशियो। डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस ही होता है अकाउंट्स में, और क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट। क्योंकि डेबिट साइड में मैंने सब गंदी चीजें ली थी, एसेट का कम होना, लायबिलिटी का बढ़ना, और क्रेडिट साइड में मैंने अच्छी चीजें ली थी, लायबिलिटी का कम होना और एसेट का बढ़ना। तो अच्छी चीजें कहां थी? क्रेडिट में। खराब चीजें, तो क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट, और डेबिट ज्यादा है तो हाँ, ये मैंने आपको पूरे कॉमन कंसेप्ट्स बता दिए। धन्यवाद।